नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। यूपी के संभल में हुई हिंसा क्या संयोग नहीं प्रयोग थी और क्या इसके गुनहगारों को बचाने के लिए विपक्ष सियासी बैटिंग कर रहा है? करेंगे नवभारत पर इसकी एक्सक्लूसिव पड़ताल और मूड मीटर की दूसरी स्टोरी में आपको बताएंगे कि अगले 6 दिन क्यों आपको खास तौर से अपने दिल को बचाकर रखने की जरूरत है। लेकिन शुरुआत संभल की हिंसा कांड से नवभारत की एक सनसनीखेज खुलासे के साथ। राजी नजर नहीं आ रही और चप्पल यहाँ पर पुलिस प्रशासन बार-बार उनको मना कर रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पर जो है पर सैकड़ों की संख्या में माने और उसके बाद उसका पालन किया जा रहा है और उसके बाद 3 बड़े पत्थर जो है इस वक्त फेंके जा रहे हैं। बड़े पत्थर जो है यहाँ पर लगातार पहुंचे। फोर्स आ गई है। तो कल रविवार था, छुट्टियों का दिन, और पूरे देश में लोग सुबह आराम से उठने के बाद रोजमर्रा के काम में जुटने की तैयारी में थे। लेकिन इसी बीच यूपी का संभल अचानक जलने लगा। संभल की शाही जामा मस्जिद का सर्वे करने पहुंची टीम अंदर थी और बाहर गलियों में कोहराम मचा हुआ था। और आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे पहले वहां नारेबाजी हुई, फिर पुलिस पर पथराव और फिर देखते देखते आगजनी की शुरुआत हो गई। मस्जिद की तरफ जाने वाली गलियों में गाड़ियां आग की ऊंची लपटों के साथ लहक रही थी और उसके पीछे दंगाइयों की भीड़ थी, जिसमें नकाबपोश भी थे, मुंह पर कपड़ा लपेटे हुए बवाली भी थे और आगे बढ़कर पुलिस प्रशासन को चैलेंज करता हुआ कट्टरपंथी जमात भी था। अगले 3 घंटे तक संभल हिंसा की चपेट में रहा। इस हंगामे में 3 लोगों की मौत हो गई और आरोप पुलिस पर मढ़ा जा रहा है कि पुलिस की फायरिंग में तीनों लोग मारे गए। हालांकि अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई है, जिससे साबित हो कि मौत की असली वजह क्या थी। इधर इस बवाल पर चौतरफा योगी सरकार और पुलिस की घेराबंदी का काम शुरू हो गया। संभल में दंगाइयों की तरफ से जो हुआ उसे दरकिनार कर, उसे नजरअंदाज कर आरोप जड़े ये जा रहे हैं कि इस सब के लिए पुलिस और सरकार की नीतियां जिम्मेदार है। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी हो, चाहे राहुल की कांग्रेस या ओवैसी की AIMIM, सब ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि आपस में इन्होंने पहले तय कर लिया है कि आरोप क्या लगाना है। जमीयत उलेमाए हिंद और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे मुस्लिम जमात भी उनके सुर में सुर मिला रहे। पहले उन आरोपों को आपको बताता हूं, दिखाता हूं, ताकि आप उनकी सच्चाई समझ पाएं और आपके लिए आसान हो जाए कि वो कैसे सब एक सुर में बात कर रहे हैं। और मैं ये सारी बातें इसलिए दावे के साथ कह रहा हूं क्योंकि संभल के बवाल की हर बारीक से बारीक खबर, या यूं कहें कि उसकी हर बारीकी नवभारत को मालूम है। नवभारत का कैमरा और रिपोर्टर शुरू से आखिर तक मौके पर मौजूद रहा। नवभारत अकेला चैनल था जो संभल में ग्राउंड जीरो पर मौजूद था और आप तक लाइव तस्वीरें पहुंचा रहा था, आंखों देखी एक एक बात बता रहा था। इसलिए विपक्ष संभल को लेकर उकसावे वाली जो भी बयानबाजी कर रहा है, उसकी हकीकत आपके सामने रखने की जिम्मेदारी हमारी है। संभल हिंसा को लेकर विपक्ष का आरोप क्या है, पहले जरा एक बार वो देखिए। इसमें जियाउर रहमान बर्क समाजवादी पार्टी के सांसद हैं संभल से, और वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि संभल में ये पूरी हिंसा प्लान बनाकर की गई और ये मुसलमानों से ज्यादती की गई। असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मस्जिद कमेटी को जानकारी नहीं दी गई थी और बेकसूर नौजवानों का मर्डर किया गया है। उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया उस पर गौर करिए। उन्होंने कहा कि नौजवानों का मर्डर किया गया है। रामगोपाल यादव समाजवादी पार्टी के सांसद, वो कह रहे हैं कि प्रशासन 3 लोगों के मरने की बात बता रहा है, जबकि कई लोग मारे गए हैं। अब कौन लोग मारे गए हैं, अगर उनके पास कोई जानकारी है तो उन्होंने जानकारी नहीं दी है, कोई नाम नहीं बताया, लेकिन उन्होंने कहा है कि कई लोग मारे गए और मस्जिद में दोबारा सर्वे कराना गलत। ये रामगोपाल यादव कह रहे हैं। राहुल गांधी, जरा उनको भी सुनिए। ये कह रहे हैं कि ये हिंदू मुसलमान को लड़ाने की साजिश है।
और योगी सरकार ने मुसलमानों से पक्षपात किया है। वहीं प्रियंका गांधी हैं, वो कह रही हैं कि सरकार ने जानबूझकर माहौल खराब किया और मुस्लिम पक्ष को सर्वे के लिए भरोसे में नहीं लिया गया। अखिलेश यादव को सुनिए, वो कह रहे हैं कि संभल हिंसा के लिए पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है और चुनावी धांधली न पकड़ी जाए इसलिए साजिश रची गई। ये सारी बातें आपको मैंने बताई कि कैसे कैसे जो अलग अलग पार्टियों के नेता हैं वो इस संभल कांड को अपनी राजनीति के लिए या यूं कहें कि अपने वोट बैंक के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं वहां। और संभल कांड पर किस तरह की राजनीति हो रही है यह आपने देख लिया। सबकी कोशिश क्या है, सबके बयानों का अगर क्रक्स निकाले, सबका अगर सार निकालें तो क्या दिखता है? तो पहली बात तो यह कि ये इनकी सबकी कोशिश ये है कि संभल के दंगाइयों को पीड़ित बताया जाए। ये सारे विक्टिम हैं, ये सारे जो दंगा करने के लिए जो उन्मादी जो भीड़ थी, जो पत्थरबाजी हो रही थी, पुलिस पर गोलियां चलाई जा रही थी, उस सब को नजरअंदाज करके, सबको दरकिनार करके और इस पूरी दंगाई भीड़ को एक विक्टिम बताया दिया जाए, उनको पीड़ित बता दिया जाए, ताकि उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो और जो कार्रवाई हो रही है वो रुक जाए। सारा आरोप पुलिस प्रशासन और सरकार पर मढ़ दिया जाए और माहौल यह बना दिया जाए कि दंगा उकसाने वाले नेता ताकि उससे बचकर निकल जाए। और ये सारी बातें मुझे इसलिए कहनी पड़ रही है क्योंकि संभल हिंसा कांड में चालाकी से बोले गए हर सियासी झूठ का ज्यादा देर तक बच पाना या छिप पाना मुश्किल। दंगाइयों का बचाव करना मुश्किल है क्योंकि नवभारत के पास इस पूरे बवाल का एक एक मिनट की डिटेल, सारी तस्वीरें हमारे कैमरे में कैद है और एक एक करके मैं संभल को लेकर फैलाए जा रहे सारे झूठ का आज पर्दाफाश करूंगा। तो संभल हिंसा कांड को लेकर यह माहौल बनाया जा रहा है कि शाही जामा मस्जिद के सर्वे का इलाके के मुस्लिम विरोध कर रहे थे और इसी वजह से उनके अंदर एक गुस्सा था और संभल में जो हुआ वो उसकी प्रतिक्रिया के रूप में। लेकिन हकीकत क्या थी? हकीकत इसके ठीक उलट थी। संभल में जब बवाल छिड़ा हुआ था तब मौके पर मौजूद नवभारत रिपोर्ट के जो संवाददाता गौरव थे वो वहां के मुस्लिम तबके का मन भी टटोल रहे और उन्होंने नवभारत संवाददाता से जो उन्होंने कहा, जो स्थानीय लोगों ने कहा, उस मोहल्ले के लोगों ने जो कहा, उसको आप जब सुनेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये जो बातें कही जा रही है इसका कोई आधार नहीं, क्योंकि स्थानीय लोगों को सर्वे से कोई दिक्कत नहीं, कोर्ट और कानून पर उन्हें पूरा भरोसा था और नवभारत की रिपोर्टिंग में वो तस्वीर, वो जो हिस्सा है जिसमें कि स्थानीय लोग हमारे रिपोर्टर से साफ साफ शब्दों में कह रहे हैं कि उन्हें इस सर्वे से कोई परेशानी नहीं है, उसको आपको एक बार सुनना चाहिए ताकि संभल हिंसा कांड पर फैलाया जा रहा झूठ बेनकाब हो सके। जरा देखिए। यही तो कानून से काम हो रहा है, कानून का होने दो, सही बात। जो होगा देखा जाएगा। तो इनको किसने कह दिया कि कुछ गलत हो रहा है? तो देखो जानी क्यों भड़ा करा, इनको किसने समझा दिया? सर्वा हो रहा होने दो, कोई ऐसी वैसी बात थोड़ी कोर्ट ना। जो होगा कोर्ट के आदेश सबके सामने होगा। आपके सदर है, मस्जिद के वकील हैं, अंदर हैं, सही बात है। क्यों नहीं समझा रही बहन जी? ये देखिए पुलिस वाले अपील कर रहे हैं। देखा आपने, कुछ समझ में आ रहा है जानवरों ये कौन लोग? ये क्या बाहर के नहीं, पल्ले मोहल्ले के उधर ये पल्ले मोहल्ले के हैं? क्यों नहीं समझ रहे? हमारे मोहल्ले ये में देखिए, नहीं है। आपके मोहल्ले के नहीं हमारे है। मोहल्ले ये देखिए, ये देखिए पत्थर, ईंटें, जो कुछ मिल रहा है वो लगातार। वो देखिए बड़े बड़े पत्थर फिर उछलते हुए आते नजर आ रहे हैं, बड़े बड़े पत्थर उछल कर आते हुए नजर आ रहे हैं। और आप देखिए यहाँ पर जो है टीम जो है वो देखिए कोर्ट कमिश्नर की टीम जो है वो एक बार मैं कैमरामैन, वो देखिए कोर्ट कमिश्नर के जो कैमरामैन है वो आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। वो देखिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीर, कोर्ट कमिश्नर के जो कैमरामैन हैं वो वीडियोग्राफी फोटोग्राफी यहाँ पर कर रहे हैं क्योंकि उनका काम है। कोर्ट कमिश्नर जो होता है वो जो सिविल सूट दावे होते हैं उनमें ये प्रक्रिया है कि वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी पहला स्टेप होता है और उनसे दावों के आधार पर देखिए वो देखिए नारेबाजी शुरू और पत्थरबाजी, नारेबाजी पत्थरबाजी। ये देखिए चंद 15, 20, 30 लड़के हैं, इनको लोग समझा रहे हैं समझिए और ये नहीं समझ रहे।
जाहिर तौर पर इनके बीच में कोई नेतागिरी कर रहा है, कोई कॉन्स्पिरेटर है, और पुलिस जब उस कॉन्स्पिरेटर को अपने कब्जे में लेगी तो जाहिर तौर पर कार्रवाई होगी। सब लोग समझा रहे हैं, देखिए तमाम लोग हैं, घर की महिलाएं, पुरुष बार बार कह रहे हैं क्यों नहीं मान रहे हो, कोर्ट कमिश्नर सर्वे है, कोर्ट के आदेश से। लेकिन आप देखिए, ये देखिए अंकित, आप तस्वीर दिखाइए एक बार, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, कौन है ये नकाब, इनका मकसद क्या है, किस बात की इनसे क्या चीज छीनी जा रही है, इनकी कौन सी जमीन छीन ली गई, इनके कौन से मौलिक अधिकार छीन लिए गए, कौन से इनसे संविधान के खिलाफ कोई चीज हुई। कोर्ट का आदेश है, सर्वे होने दीजिए, होते रहते हैं, दावे पेश होंगे, सच होगा जिसका वो निकलेगा। लेकिन कोर्ट के आदेश में सरकारी काम में बाधा डाल रहे हैं, दंगा फैला रहे हैं, अशांति फैला रहे हैं, धारा 163 BNS जो कि 5 लोगों से ज्यादा इकट्ठे होने की इजाजत नहीं देती, उसको तोड़ रहे हैं। तो जिस मोहल्ले में शाही जामा मस्जिद है वहीं की रहने वाली मुस्लिम महिलाएं बोल रही थी, और हमारे कैमरे पर उन्होंने कहा कि दंगाई दूसरे मोहल्ले से आए हैं, परले मोहल्ले के। पता नहीं वो उनमें से कितने लोगों को पहचानती थी, नहीं पहचानती थी। जाहिर सी बात है कि अपने लोगों को पहचान सकती थी, लेकिन वहां जो चेहरे मौजूद थे दंगाइयों में, वो चेहरे बाहरी थे, वो स्थानीय लोग नहीं थे, वो आसपास के लोग नहीं थे, उस मोहल्ले के लोग नहीं। नवभारत के कैमरे पर यही बात कहने वाले इलाके के कई मुस्लिम परिवार थे। मैंने आपको एक का बयान सुनाया। समाजवादी पार्टी के झूठ को बेनकाब करने के लिए ऐसी कई गवाहियां हमारे पास हैं। सवाल यह है कि फिर ये झूठ क्यों खड़ा किया जा रहा है? तो उसका जवाब संभल पुलिस की FIR में दर्ज। और संभल पुलिस की FIR क्या कहती है? वो कहती है कि संभल के समाजवादी सांसद जिया-उर रहमान बर्क और संभल सदर के विधायक के बेटे नवाब इकबाल महदूद के बेटे सुहेल महमूद को उकसाने और हिंसा को भड़काने का पूरा जिम्मा, पूरा आरोप उनके ऊपर है। समाजवादी पार्टी इस आरोप के बाद भले बौखला रही है, लेकिन पुलिस के FIR में यह बात दर्ज है। खुद अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमारे सांसद बर्क वहां मौजूद नहीं थे, फिर उन्हें क्यों आरोपी बनाया गया? एक बार अखिलेश को सुनिए और उसके बाद अखिलेश के इस सवाल का जवाब भी मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। पूरा का पूरा कराया गया ये दंगा है, और किसने कराया? सरकार ने कराया। जो घटना हुई है, हमारे सांसद जिया-उर रहमान जब संभल में ही नहीं थे, और उसके बावजूद भी उन पर FIR दर्ज करना, ऐसा उदाहरण कभी किसी को मिला होगा देखने को, सुनने को? एक पुलिस ऑफिसर ये कह रहा हो कि नेता बनना छोड़ दो, नेताओं का सहारा लेना छोड़ दो। किसके लिए भाषा थी वो? और मैं ये कहना चाहता हूं, हालांकि ये सब जानकारी आपके पास है, दुखद है कि नईम जैसे नौजवान की जान चली गई, बिलाल की जान गई है, रोमान की जान गई है, कैफ, अयान, और इसमें से कुछ कम उम्र के भी हैं। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमारे सांसद वहां मौजूद नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो इसका जवाब संभल पुलिस ने आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया, और संभल पुलिस ने कहा कि सपा सांसद जिया-उर रहमान बर्क को भड़काऊ बयानबाजी नहीं करने के लिए कई बार नोटिस भेजा गया, लगातार नोटिस दिया गया, लेकिन सर्वे के लिए कोर्ट का आदेश आने के बाद उन लोगों को लगातार भड़काने में जुटे थे। बवाल से 2 दिन पहले हुए जुम्मे की नमाज में पहुंचकर उन्होंने क्या कहा, आपको एक बार सुनना चाहिए, और उसके बाद आप खुद सोचिए कि ये जो भीड़ संभल की सड़कों पे दिखाई दे रही थी, क्या इस भीड़ को उकसाने, इस भीड़ को भड़काने, इसके पीछे किसका दिमाग रहा होगा, किसका हाथ रहा होगा, आप आसानी से समझ जाएंगे। एक बार जरा बर्क का बयान सुनिए। उससे आवाज को अपनी कह रहा हूँ, ये मस्जिद थी, मस्जिद है, और इंशाअल्लाह मस्जिद रहेगी क़यामत तक। और रही बात पुलिस प्रशासन और सरकार से दबने वाले थोड़ी हैं। अरे हम इस देश के मालिक हैं, नौकर गुलाम नहीं हैं। हम इस देश के अंदर जब आज़ादी की जंग लड़ी गई थी, जब बंटवारा हुआ था, हमने इस देश को अपनी मर्जी से चुना है, मजबूरी से नहीं रह रहे इस देश के अंदर। तो हमारा हक है हमें बोलने का, हमें अपने धर्म को अपनाने का, हमारे अपने धार्मिक स्थलों की हिफाजत करने का हमारा फर्ज बनता है। तो ये सांसद कह रहे हैं कि हम पुलिस और प्रशासन से डरते नहीं हैं, और हम डरने वालों में से नहीं। शाही जामा मस्जिद में सर्वे रोकने के लिए आर पार की धमकी देने वाले बर्क
संभल हिंसा के बाद बहुत मासूम बन रहे हैं। संभल बवाल में दंगे पर उतारू 4 मुस्लिम नौजवानों की अगर जान गई तो उसका जिम्मेदार बर्क जैसे लोग नहीं हैं तो कौन है? रविवार को जिस समय सर्वे के लिए टीम आई और जब दंगा हो रहा था, शाही जामा मस्जिद से अनाउंसमेंट भी हो रहा था। जामा मस्जिद से जुड़े कुछ लोग पुलिस के सामने आकर यह कह भी रहे थे कि वो दंगाइयों को समझाएंगे। नवभारत के कैमरे में ये दोनों बातें कैद हुई। पहले मस्जिद में हो रहे अनाउंसमेंट को सुनिए कि लाउड स्पीकर पर क्या कहा जा रहा है, और फिर उसके पीछे का मकसद आपको समझाऊंगा और पुलिस इसको कैसे देख रही है, इस पड़ताल में इस अनाउंसमेंट की क्या भूमिका थी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पत्थर लगातार चलाना चाह रहे हैं, वो चाहते क्या हैं, वो क्या चाहते हैं नहीं पता किसी को, लेकिन आप देखिए यहाँ पर लगातार आप देखिए अंकित, आप लगातार दिखाइए किस तरीके से जो है भीड़ जमा है, वो पीछे हटने को राजी नहीं है। और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर डीएसपी जो है वो लगातार कोशिश कर रहे हैं और बड़ी मशक्कत जो है पुलिस की। ये देखिए मस्जिद से इस वक्त अनाउंसमेंट किया जा रहा, सुनिए ड्रोन वीडियोग्राफी करते रहो, वीडियोग्राफी। तो यहां पर अपील की जा रही है मस्जिद के सदर द्वारा, मुसलमान भाइयों, मस्जिद के सदर लगातार अनाउंस कर रहे हैं कि हम यहां पर मौजूद हैं, आप चिंता मत करिए, सर्वे लगभग पूरा हो चुका है, टीम निकल जाएगी, लोग समझा रहे हैं। तो मस्जिद के इस लाउड स्पीकर से अपील तो शांति की हो रही थी, लेकिन इस अपील के बाद गली में दंगाइयों की भीड़ और बढ़ गई। मजहबी नारे सुनाई देने लग गए और बल्कि यूं कहें कि अचानक से गली के दूसरे तरफ भी भीड़ आ गई और उस तरफ से भी पत्थरबाजी शुरू हो गई। इसीलिए पड़ताल अब इस बात की हो रही है कि क्या लाउड स्पीकर पर हो रहा ऐलान असल में दंगाइयों को जुटाने के लिए किया गया था। यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले तो यह बात फैलाई गई कि सर्वे के लिए मस्जिद कमेटी को भरोसे में नहीं लिया गया, और दूसरी बार सर्वे की जरूरत क्या थी, कोर्ट के आदेश के बिना यह सर्वे किया जा रहा है। इसके अलावा सवाल यह भी है कि जामा मस्जिद के एक ऐलान पर मुस्लिम तबका एकजुट हो जाता है तो हिंसा नहीं करने और घर चले जाने की उनकी अपील क्यों नहीं सुनी जा रही? क्या यह हिंसा की साजिश का प्लान था? मैं आपको बता दूं कि पुलिस जांच में जो जांच चल रही है उसमें जामा मस्जिद सदर कमेटी के जफर अली की मिलीभगत भी सामने आ रही है और उनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। इस पूरे मामले में आपको जानना चाहिए कि सदर जिस जफर की गिरफ्तारी हुई है उस आदमी पे ये इस बात का आरोप भी है कि कोर्ट कमिश्नर के तरफ से इस सर्वे को लेकर के जो ज्ञापन दिया गया था उस पर बाकायदा उसकी रिसीविंग है। उसको बताया गया था कि सुबह में सर्वे की कार्रवाई शुरू होगी फिर से, और इस बात की उसे जानकारी थी। बावजूद इसके ये भ्रम फैलाया गया और ये बातें फैलाई गई कि सर्वे को लेकर किसी तरह की कोई बात उनसे नहीं की गई। तो एक तरीके से ये लोगों के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश की गई। संभल हिंसा कांड में जब सियासत गरमा रही है तो विपक्षी नेता आरोप लगा रहे हैं कि हिंसा के लिए पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है, जबकि हकीकत इसके ठीक उलट है। पुलिस प्रशासन ने संभल में सर्वे के लिए पूरी तैयारी की थी, इंटेलिजेंस के इनपुट के अनुसार तैयारी की थी। पहले से धारा 163 लगाई गई थी ताकि भीड़ न जुटे, लेकिन सैकड़ों की तादाद में सड़क पर दंगाई उतर आए। ये एकदम चौंकाने वाली बात थी, पुलिस को भी इसका अंदाजा नहीं था। और यहीं से बात खुली कि हंगामे की प्लानिंग को रात में ही अंजाम दिया गया। संभल में हिंसा भड़कने से पहले की तस्वीरें नवभारत के कैमरे में कैद है, जिसमें पुलिस हंगामे पर उतारू नौजवानों को समझा रही है। वो बवाल काटने का मन बनाकर आए थे और इस तस्वीर को देखने से बात बिल्कुल स्पष्ट तौर पे पता लग रही है। और उसके बाद जो हुआ वो तो दुनिया ने देखा। पुलिस को दंगाइयों ने कैसे पत्थरों से निशाना बनाया, कैसे उन्हें जवाबी कार्रवाई के लिए मजबूर किया। नवभारत की इस रिपोर्ट को जरा देखिए।
एक पुलिस वाले की गाड़ी जो है वो जलाई गई, एक सीओ की गाड़ी जो सरकारी थी उस पर जो है पत्थरबाजी की गई। वो तस्वीर हमने दिखाई किस तरह से लगातार पत्थर बरस रहे थे। सामने पुलिस खड़ी है, डीएम खड़े हैं और डीएम के सामने पत्थर चलाए जा रहे हैं। यहां से पत्थर चल रहे थे, जिस जगह हम खड़े हैं वहां डीएम मौजूद थे संभल, उन पर लगातार पत्थर चलाए जा रहे थे और लगातार डीएम अपील कर रहे थे कि लोग पत्थर ना चलाएं। लेकिन जिलाधिकारी के सामने, एसपी के सामने ही वो भीड़ पत्थर चला रही थी। वो बाहर से आई थी, यहां से दूर के मोहल्लों से आई थी। ये बात पुलिस ने कंफर्म की है। आम इलाके के जो लोग हैं, मोहल्ले के लोग कोशिश कर रहे थे। एक मोहल्ले का वासी जो मस्जिद के पास के इलाके में रहता है, मस्जिद कमेटी से जुड़ा है, वो अपना आई कार्ड लेकर भीड़ के बीच में खड़ा हो गया, अपील कर रहा था वापस चले जाइए। पत्थर उसको पड़ा, उसका सर फूटा और उसके बावजूद वो लोगों से अपील करता रहा। तो लोग चाहते थे कि आसपास के इलाके में शांति रहे, लेकिन कुछ उपद्रवियों ने साजिशन इस इलाके में जो है जाहिर तौर पर अशांति फैलाई। और आप देखिए किस तरीके का तांडव मैं आपको ले आता हूं। ये इस हिस्से में देखिए, दोबारा से जब ये कार जलाई जा रही थी उस वक्त भी हमने आपको तस्वीर दिखाई जा रही थी। सबसे पहले इस बाइक में आग लगाई गई थी, फिर इस कार को निशाना बनाया गया और फिर इस आग की लपट में जो यहाँ बिजली के बड़े बड़े तार थे वो लपट में आए, वो जल गए। वहां तक तो संभल में हिंसा भड़कने के पीछे जो सबसे बड़ी दलील दी गई वो ये कि शाही जामा मस्जिद में दूसरी बार सर्वे मस्जिद कमेटी को भरोसे में लिए बिना किया गया और इसी बात से मुस्लिम समुदाय को एक तरीके से गुस्सा आया और उसके बाद ये सारा बवाल खड़ा हुआ। सर्वे करने के पुलिस प्रशासन जब टीम आई वहां सर्वे करने के लिए, तो इस बात ने इलाके में लोगों को ज्यादा भड़काया कि इसके बारे में उन्हें पहले जानकारी क्यों नहीं दी गई। समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस तक यही आरोप लगा रहे हैं कि ऐसा जानबूझकर किया गया ताकि संभल में बवाल खड़ा हो सके, जबकि हकीकत इसके उलट है। 24 नवंबर को सर्वे होगा, इसकी जानकारी बहुत पहले मस्जिद कमेटी समेत तमाम पक्षकारों को दे दी गई और सर्वे कमिश्नर ने बाकायदा इसके लिए ऑफिशियल लेटर जारी किया था, जिसकी की एक कॉपी भी हमारे पास है और उसमें स्पष्ट तौर पे लिखा गया है कि किसे किसे इसको प्रेषित किया गया है, किसको किसको भेजा गया है, उसमें उसका जिक्र है और बाकायदा सबकी इसमें रिसीविंग भी ली गई। नवभारत संवाददाता गौरव श्रीवास्तव ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र भी उसी दिन कर दिया था कि ये जो सर्वे हो रहा है वो सबकी रजामंदी और सबको जानकारी देने के बाद हो रहा है। लेकिन आज विपक्ष आरोप लगा रहा है कि दूसरे सर्वे की जानकारी नहीं दी गई, जबकि गौरव श्रीवास्तव की उस दिन की आप रिपोर्ट देखेंगे और उसका वो हिस्सा हम आपको सुनवाते हैं जिसमें कि वो स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि कैसे इस सर्वे के बारे में सारे पक्षकारों को इसकी जानकारी भी दी गई थी और सबको भरोसे में भी लिया गया। एक बार जरा वो हिस्सा भी सुनवाइए। मेरे पास वो कोर्ट कमिश्नर का लेटर है, रमेश सिंह राघव का लिखा हुआ ये कोर्ट कमिश्नर का लेटर है। 23 तारीख को इस लेटर को डीएम, एसपी, इसके अलावा विष्णु शंकर जैन, श्री जफर अली अधिवक्ता, चेयरमैन मस्जिद कमेटी, ये लेटर 23 तारीख को ही लिख दिया गया था और उसमें साफ साफ लिखा था कि 19 तारीख को जो सर्वे कराया गया वहां पर पर्याप्त रोशनी नहीं थी, भीड़ द्वारा विघ्न डालने की कोशिश और नारे लगाए गए, जिसकी वजह से जो है वहां पर सर्वे कंप्लीट नहीं हो सका था और इस वजह से हम जो है 24 तारीख को सुबह 7 बजे से 11 बजे तक यहां पर सर्वे करना चाहते हैं। बाकायदा मस्जिद कमेटी के जो सदर हैं जफर अली, उनको ये लेटर जो है वो रमेश सिंह राघव कोर्ट कमिश्नर द्वारा दिया गया था और इन्हीं सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर ही हमने जो है कल सुबह से ही ये बताना शुरू कर दिया था, जब सर्वे शुरू भी नहीं हुआ था, कि आखिर सर्वे दोबारा कराया क्यों जा रहा है, क्योंकि तो इसीलिए कहा जा रहा है कि संभल हिंसाकांड एक साजिश और एक संयोग नहीं बल्कि एक प्रयोग था। पुलिस की शुरुआती जांच में बात सामने आई है कि इसे पूरे प्लानिंग के तहत अंजाम दिया गया और इसके लिए पहले से तैयारी की गई थी और वहां पर जो दंगाई थे वो अचानक नहीं आए बल्कि वो पूरी तैयारी से आए थे और उन्होंने पहले से तय कर रखा था कि इस पूरे हंगामे को कैसे अंजाम देना है और इस पूरे बवाल को कैसे खड़ा करना है। उस दिन घटनास्थल पर मौजूद हमारे संवाददाता गौरव श्रीवास्तव ने आपको एक एक पल की जानकारी दी थी और नवभारत एक अकेला ऐसा चैनल था जो उस दिन वहां मौजूद था और आपको लाइव एक एक पल की खबरें बता रहा था। हमारे साथ गौरव भी जुड़े हुए। एक बार गौरव का रुख करूंगा और उनसे जानते हैं कि भाई आज जब विपक्ष ये कह रहा है कि सब की जिम्मेदारी पुलिस पर है, प्रशासन पे है, सरकार पे है,
क्योंकि उन्होंने पहली बात तो कि भरोसे में नहीं लिया, लोगों को सही जानकारी नहीं दी और उसके बाद जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया। आप उस घटना के चश्मदीद हैं। नवभारत अकेला चैनल था जो कि इस पूरे घटनाक्रम को उसने सबसे करीब से देखा और उसके एक एक पल की रिपोर्ट आपने पूरे देश को दी। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने जो देखा, कि आपको भी लगता है कि पुलिस ने जो बल प्रयोग किया वो जरूरत से ज्यादा था और पुलिस ने लोगों को भरोसे में नहीं लिया, पुलिस ने लोगों को सतर्क नहीं किया, उनको चेतावनी नहीं दी और इसको रोकने की जो संभव कोशिश हो सकती थी वो नहीं की उसने? देखिए, जाहिर तौर पर नवभारत इकलौता चैनल था जो लगभग 2 घंटे तक उन गलियों में जहां पर पत्थरबाजी हो रही थी वहां पर हम मौजूद थे और लाइव कर रहे थे। जिस तरह की परिस्थितियां थी, अगर उसको देखा जाए तो अगर संभवतः पुलिस बल प्रयोग नहीं करती तो लोग पीछे हटने वाले नहीं थे। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि सब कुछ कैमरे पर लाइव रिकॉर्डेड है। अगर आप वहां पर तमाम जो मैंने वहां पर खाली प्लॉट्स दिखाए, जगहें दिखाई, तमाम लोग कारण दे सकते हैं, लेकिन जिस तरह से पत्थरों के टुकड़े जगह जगह पे जमा थे और उनका इस्तेमाल चूंकि लगातार पत्थरबाजी के लिए किया गया, तब जब गाड़ियों को आग लगाई गई और पुलिस जब आगे बढ़ी तब भी पत्थरबाजी हुई। एसपी और डीएम जब भीड़ को समझाने गए, लाइव पर था और उसके बावजूद पत्थरबाजी हुई। तो इन सारी परिस्थितियों में लगातार पत्थरबाजी होती रही और जब सार्वजनिक संपत्तियों को और लोगों की संपत्तियों को नुकसान पहुंचने लगा तो जाहिर तौर पर पुलिस के पास इस तरह से लोगों को रोकने का कोई और उपाय नहीं था। बल प्रयोग किया गया, टीयर गैस लगातार चलाई गई और क्योंकि आज एसपी संभल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उस दौरान उन्होंने हमें दिखाया कि किस तरह के भी चाकू थे जो दोनों तरफ से चलाए जा सकते थे। उनका ये भी दावा है कि घरों से जो हैं वो इस तरह के जो देसी तमंचे होते हैं वो पाए गए हैं और जिस तरह से 3 तरफ से भीड़ आई और मस्जिद को घेरने की कोशिश की और वो उस भीड़ की जो एक्टिविटी थी, जो उसकी उग्रता थी, जो बवाल था, वो तब तक ही रहा जब तक कि सर्वे की टीम वहां पर मौजूद रही। उसके बाद जब पुलिस ने खदेड़ा तो किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं हुआ और भीड़ बहुत जल्दी वापस चली गई। तो मकसद ये था कि उस पूरे सरकारी काम को रोका जाए। जबकि कोर्ट से, जबकि मस्जिद के सदर कह रहे थे कि जो कि इस वक्त अंदर ही मौजूद हैं, हिरासत में हैं, जफर अली साहब हैं और जफर अली साहब जो हैं सीधा ठीकरा उन्होंने फोड़ा है एसडीएम सदर पर। उनका ये कहना है कि जब मस्जिद से हरा पानी निकलना शुरू हुआ तो इलाके के लोगों को लग गया कि मस्जिद में खुदाई चल रही है, जबकि पिछले सर्वे में भी ये साफ था और इस सर्वे में भी ये साफ था कि जब सर्वे होगा तो उसमें फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के सिवा कुछ नहीं होता। सिविल सूट में साधारण तौर पर इसी तरह की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी की जाती है और उस कंटेंट को कोर्ट कमिश्नर अपने पास रख के कोर्ट में जमा कर देते हैं। इससे पहले कई मामलों में हुआ, लेकिन क्या लोगों के मन में उससे पहले ही ये भर दिया गया था कि कुछ मस्जिद को कोई नुकसान पहुंचा दिया जाएगा, क्या मस्जिद की कोई प्रकृति में बदलाव हो जाएगा? आखिर उनको उकसाया किसने? ये बात सवाल करने लायक इसलिए है यही वो सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल गौरव, यही वो सवाल है जिसकी पड़ताल की जाने की जरूरत है कि इसके पीछे किसका हाथ था, वो कौन लोग थे जिन्होंने कि इस भीड़ को इस तरीके से पहले प्लान किया, इसको उकसाया और इस तरीके से पूरी प्लानिंग रची कि आपने जैसे सिलसिलेवार तरीके से बताया कि, और आपने चूंकि आप उस घटना के चश्मदीद रहे हैं, आपने करीब से देखा है कि कैसे 3 तरफ से भीड़ आती है, मॉब आती है और उसके बाद एक तरीके से एक कोऑर्डिनेशन में पत्थरबाजी होती है, आगजनी होती है और पुलिस को निशाना बनाया जाता है। आपको भी निशाना बनाने की कई बार कोशिश की गई, आपको धमकियां दी गई, इशारे किए गए कि कैमरा बंद करो। हमने वो सारी तस्वीरें आपने पूरे देश को दिखाया। तो ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि ये जो कुछ हुआ ये कोई स्वतः स्फूर्त घटना नहीं थी, कोई अचानक से आई हुई भीड़ ऐसी नहीं थी कि वो अचानक से आई और इतनी बड़ी घटना को उसने अंजाम दे दिया, बल्कि इसके पीछे एक पूरी प्लानिंग और पूरी साजिश दिखती है और उस साजिश के पीछे कौन, उसका मास्टरमाइंड कौन है, उसकी पहचान करना और उसे दंड देना ये सबसे जरूरी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया गौरव। और अब वक्त कम है लेकिन एक छोटी सी खबर, लेकिन महत्वपूर्ण खबर की तरफ बढ़ते हैं और ये खबर आपकी सेहत से जुड़ी हुई है क्योंकि अगले आने वाले जो 4-5 दिन हैं वो आपके दिल के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, आपके हार्ट हेल्थ के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और खास तौर से बुजुर्गों को और जो दिल के मरीज हैं उनको अपने दिल का खास ख्याल रखना होगा क्योंकि अगले 6 दिनों में ठंड अचानक बढ़ने वाली है, पारा तेजी से नीचे गिरने वाला है और मौसम विभाग की माने तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर खत्म होने वाला है और जिसकी वजह से पहाड़ों की जो ठंडी हवाएं हैं वो मैदानी इलाकों का रुख करेगी और तापमान में बड़ा गिरावट होगा और जैसे ही पारा गिरेगा
कई बीमारियों का वैसे तो खतरा बढ़ जाएगा, लेकिन आपका दिल यानी कि आपका हार्ट भी बहुत खतरे में होगा। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये आपको बताने की कोशिश करते हैं। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की एक स्टडी कहती है कि सर्दियों में हार्ट अटैक के मामले 30% बढ़ जाते हैं। और हिंदुस्तान में भी हर साल सर्दियों के मौसम में हार्ट अटैक के ज्यादा केसेस देखे जाते हैं। जिन लोगों को हाई बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज या मोटापे की समस्या है, उनको सर्दियों में हार्ट अटैक का रिस्क ज्यादा होता है। दिल्ली एम्स में भी एक रिसर्च बताती है कि देश में सर्दियों में हार्ट अटैक के मामलों में 25% तक इजाफा हो जाता है। ठंड के मौसम में दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। ऐसे में जरूरी है कि ठंड की शुरुआत में आप अपना ख्याल रखें और यह भी जरा समझ लीजिए कि ठंड में हार्ट अटैक का खतरा क्यों ज्यादा होता है। तो जरा आपको मैं जल्दी से संक्षेप में बताने की कोशिश करता हूं कि क्यों ठंड में एक खतरा बढ़ जाता है। तो देखिए, ठंड में सबसे पहली बात तो है कि आपके शरीर को गर्म रखने के लिए ऑक्सीजन की ज्यादा सप्लाई पूरे शरीर में करनी पड़ती है, इसलिए ब्लड का संचार पूरे शरीर में ठीक से हो, इसके लिए हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है। यानी ठंड के दिनों में हार्ट पे दोहरा एक तरीके से बोझ पड़ता है कि आपके शरीर पे में कि हर हिस्से को गर्म रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई करे। उसके ठीक उलट उस समय और क्या हो रहा था, हार्ट के सामने दूसरा चैलेंज क्या होता है, जो ज्यादा ठंड की वजह से ठंड में जो है ना धमनियां आपकी सिकुड़ जाती हैं, जो नसें हैं वो सिकुड़ जाती हैं, जिसको कि वैसोकंस्ट्रिक्शन कहते हैं। और तो एक तरफ तो धमनियां सिकुड़ गई, आपकी नसें सिकुड़ गई और ऊपर से उसमें ज्यादा ब्लड सप्लाई करना है शरीर को, तो इसलिए हार्ट पर दोहरा दबाव पड़ जाता है और इसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ठंड में एक और चीज होती है कि कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने की संभावना ज्यादा होती है। आपका खान पान और आपका चूंकि आप ज्यादा वर्कआउट वगैरह नहीं कर पाते हैं, इसलिए कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और उसके साथ साथ ब्लड क्लॉटिंग का खतरा भी ठंड में ज्यादा होता है। तो ये सब चारों जो सिचुएशन है, इन चारों वजहों से आपके हार्ट पे बहुत ज्यादा रिस्क होता है, बहुत ज्यादा खतरा होता है। आपको इससे बचाव कैसे करना है, तो बचाव इससे ऐसे करना है कि आपको गर्म कपड़े पहनने हैं और छोटा मोटा वर्कआउट करते रहना है। अचानक से ठंड में एक्सपोजर होने से उससे खुद को बचाना है कि अचानक से ठंड में नहीं जाना है, और बहुत ठंडे पानी से नहाना या इस तरह की चीजें जिससे कि आपके शरीर को अचानक बहुत कम टेम्परेचर का सामना करना पड़े, उससे बचना है और अपने आप को, अपने हार्ट को सुरक्षित रखना है। अगले 6 दिन खास तौर पे महत्वपूर्ण है। वैसे तो पूरी सर्दियों में इस बार का फोरकास्ट है कि ज्यादा ठंड पड़ेगी, इसलिए पूरी सर्दियों में आपको अपने हार्ट का विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो देश का मूड मीटर में आज इतना ही।